नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। लास्ट के वीडियोज़ में हमने भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों की बात की, जिसमें हमने 2 भू-आकृतिक प्रदेशों की बात की थी। सबसे पहला था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा था उत्तर भारत का मैदान या गंगा के मैदान के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के तीसरे भू-आकृतिक प्रदेश यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार भारत के गंगा के मैदान के दक्षिण में स्थित है और यह त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। अगर भारत के राज्यों में इसके विस्तार की बात करें, यानी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भारत के कौन कौन से राज्यों में है, तो यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। और भूवैज्ञानिक इसे गोंडवाना लैंड का ही भाग मानते हैं, यानी दक्कन के पठार को गोंडवाना लैंड का ही भाग मानते हैं। और अगर इसके ऊंचाई की बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है। और इस पर प्राचीन समय से अपरदनकारी क्रियाओं के कारण इस पठार की आकृति में कटी फटी देखने को मिलती है और यहाँ पर कई भू आकृतियाँ देखने को मिलती है। संपूर्ण पठार को विभिन्न भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे हमें कई भागों में बांट सकते हैं, जिस इनकी एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले है अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरे नंबर पे है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है बघेलखंड का पठार, पांचवा है विंध्याचल उच्चभूमि, छठा है छोटा नागपुर का पठार, सातवां है दक्कन का पठार, आठवां है कर्नाटक का पठार, नौवां है पश्चिमी घाट, 10वां है पूर्वी घाट और लास्ट 11वां है शिलांग का पठार। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली पर्वत श्रेणी यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और यह देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और वर्तमान में इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह अपरदनकारी क्रियाओं के कारण केवल एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची है, यानी यह एक अवशिष्ट पर्वत मात्र है। और अगर इसके सर्वोच्च शिखर की बात करें तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और अरावली पर्वत एक जल विभाजक के रूप में है और यह अरावली पर्वत आगे चल के विंध्याचल क्रम से जुड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मालवा के पठार की। तो मालवा के पठार की अवस्थिति देखें तो यह पठार इस पठार के उत्तर में अरावली है और दक्षिण में विंध्याचल है और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। और इस पठार का निर्माण लावा के जमाव से हुआ है और यहाँ पे काली मृदा भी मिलती है, यानी ब्लैक सॉइल यहाँ पे अधिक मिलती है। और इसके ढलान की बात करें तो इसका ढलान दक्षिण की ओर है और यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती है मालवा के पठार से, उनमें है प्रमुख पार्वती, काली सिंध, चंबल, बेतवा आदि नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुंदेलखंड के पठार की। तो बुंदेलखंड का पठार का विस्तार हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में, और मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर और पन्ना जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसके ढलान की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार का ढलान उत्तर पूर्व की ओर है और यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो है केन नदी और बेतवा नदी, यानी केन और बेतवा नदी का प्रवाह क्षेत्र बुंदेलखंड से होकर है। और बीजापुर की पहाड़ियाँ भी बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में ही देखने को मिलती है, ये यहीं पे अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बघेलखंड के पठार की। तो बघेलखंड का पठार हमें मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर देखने को मिलता है और इसके दक्षिण में बघेलखंड के पठार के दक्षिण में मैकाल पर्वत श्रेणी है। और यह अगर बघेलखंड के पठार की बात करें तो यह विंध्याचल श्रेणी का ही पूर्वी भाग है। और बघेलखंड का पठार ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बना हुआ है
और अगर नदियों की बात करें तो बघेलखंड के पठार के उत्तर से सोन नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विंध्याचल उच्चभूमि की। बुंदेलखंड के दक्षिण में तथा मालवा के पूर्व में विंध्याचल उच्चभूमि एक कगार के रूप में अवस्थित है, यानी बुंदेलखंड का तो दक्षिण और मालवा के पठार का पूर्वी भाग, तो वहाँ पे हमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। और इसके दक्षिण में यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जो कि धुआंधार नामक जलप्रपात का भी निर्माण करती है। और इस विंध्याचल उच्च श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे हमें कैमूर और रीवा पर्वत श्रेणियाँ तथा भांडेर का पठार भी यहीं देखने को मिलता है, यहीं पे अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें या इन विंध्याचल पहाड़ियों की ऊंचाई की बात करें तो वो देखने को मिलती है हमें 300 से 650 मीटर के मध्य। और इसका जो विंध्याचल उच्चभूमि है, इसका पश्चिमी भाग है वो बेसाल्ट से बना हुआ है, यानी ये बेसाल्ट निर्मित पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम छोटा नागपुर के पठार की। तो छोटा नागपुर का पठार यह मुख्यतः झारखंड में विस्तृत है और इस पठार के पूर्व में सोन नदी प्रवाहित होती है। यह पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है। और इसके उत्तर में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और अगर छोटे नागपुर के पठार की बात करें तो इसका सर्वाधिक ऊंचा भाग हमें हजारीबाग वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ की इसकी ऊंचाई कितनी है 1070 मीटर। और यहाँ पर अनेक जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, जिनमें है प्रमुख है स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ हुंडरू जलप्रपात। और इस रांची के पठार के उत्तर में हमें कोरडमा का पठार भी देखने को मिलता है। और अगर छोटे नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर पठार की मुख्य विशेषता ये है कि यह खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न पठार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। यह प्रायद्वीपीय भारत के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, जिसका विस्तार हमें उत्तर में सतपुड़ा और नर्मदा की घाटियों के मध्य देखने को मिलता है। और अगर सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है, और जिसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ब्लॉक पर्वत की बात करें तो ब्लॉक पर्वत से तात्पर्य है किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थलखंडों के बीच में धंस जाने के कारण बीच का भाग पर्वत की तरह ऊंचा उठा रह जाता है, इसे ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अर्थात किसी, मान लो कोई एक स्थलीय भाग है, उसके दोनों ओर के स्थलखंड तो क्या होते हैं, नीचे धंस जाते हैं, और जो बीच का भाग है वो खड़ा रहता है या ऐसे की ऐसे अवस्थित रहता है, और वो पर्वत की तरह ऊंचा उठा रहता है, उसे ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। और इसके दक्कन के पठार के पूर्व की बात करें तो इसके उत्तरी पूर्वी भाग में हमें महादेव की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। और जो मेकाल पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर है वो है अमरकंटक, और जिसकी ऊंचाई है 1035 मीटर। और अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती है। और सतपुड़ा के दक्षिण की बात करें तो इसके दक्षिण में लगभग इसके समानांतर संपूर्ण महाराष्ट्र में दक्कन का पठार विस्तृत है, जो कि बेसाल्ट से निर्मित है। और वहीं बात करें तेलंगाना के पठार की, तो गोदावरी नदी तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांटती है। और तेलंगाना पठार के दक्षिण में हमें रायलसीमा पठार देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्नाटक के पठार की। यह दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित है कर्नाटक का पठार। इसे मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में कृष्णा और उसकी सहायक नदियाँ मालप्रभा और घाटप्रभा बहती है। और कर्नाटक का पठार ग्रेनाइट नीच से बना हुआ है। और इसका जो ढाल है, यानी कर्नाटक के पठार या मैसूर के पठार की ढाल की बात करें तो वह पूर्व की ओर है। और
कर्नाटक के पठार को भूआकृतिक दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मालनाड क्षेत्र और दूसरा है मैदान क्षेत्र। अगर मालनाड क्षेत्र की बात करें तो यह एक पर्वतीय क्षेत्र है जो कि सघन वनों से ढका हुआ है, और इस क्षेत्र की सर्वोच्च या सबसे ऊंची पहाड़ियाँ वो है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। वहीं बात करें मैदान क्षेत्र की तो यह ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है, और यह इस क्षेत्र से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, यानी मैदान क्षेत्र से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, और यह खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण या संपन्न क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के दो दक्षिणी भाग में दोनों ओर दो घाट है, एक तो पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, लगभग 1610 किलोमीटर में, और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो है पुष्पगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1714 मीटर, कालसूबाई जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, सलहर जिसकी ऊंचाई है 1567 मीटर, महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर, हरिश्चंद्र इसकी ऊंचाई है 1424 मीटर, केंद्रमुख इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। केंद्रमुख पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों में से एक है। और अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पे कुछ दर्रे भी देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है थाल घाट और बोर घाट का दर्रा, ये महाराष्ट्र में है। तीसरा पाल घाट, ये नीलगिरी के पास है, और लास्ट है चौथा सेनकोट, ये केरल में। और पाल घाट के दक्षिण में बात करें तो पाल घाट के दक्षिण में अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। और दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है, और अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है या इसकी हाइट कितनी है वो है 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और गोदावरी, कृष्णा, भीमा ये सभी नदियाँ उत्तरी सह्याद्री से निकलती है, और तुंगभद्रा, कावेरी ये मध्य सह्याद्री से निकलती है। और नीलगिरी भी एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत की हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी। और यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल भी है पश्चिमी घाट में, वो है कोडाई कनाल, और जो कि पालनी की पहाड़ियों में है, और ऊटी जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है बंगाल की खाड़ी के तट के समानांतर लगभग 1300 किलोमीटर में, और यह एक हमें सतत क्रम में नहीं न मिलकर कटे फटे रूप में देखने को मिलता है। और इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो उनमें है विशाखापट्टनम, महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर। और इसके अलावा अभी यहाँ पे हमें कुछ और पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती है, जिनमें है शेवराई, जावदी, पंचमलाई, अन्नामलाई आदि श्रेणियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं शिलोंग पठार की। तो इसे मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है, और इसे प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। शिलोंग के पठार को ऐसा माना जाता है कि पूर्व में यह एक सतत रूप में था, यानी प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ था, परंतु भ्रंश या फिर फॉल्ट के कारण यह प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया और बीच में एक गैप बन गया, और जिसे कि राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। और इसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ पदार्थों का एक मोटा जमाव किया गया है। और इसके उत्तर में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो है मिक्की रोड, रेगमा पर्वत श्रेणियाँ। तो ये थे दक्कन के पठार के उपविभाग। अब हम बात करते हैं भारत के चौथे भू-आकृतिक प्रदेश की, जो है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे तटीय मैदानों की। तो भारत की जो तटीय रेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर, और इस अगर मुख्य तट भूमि की बात करें तो वह है 6100 किलोमीटर। और
इसकी तटीय रेखा में हम दो भागों को सम्मिलित करेंगे, पूर्वी तट को और पश्चिमी तट को। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी तट की। तो इसका विस्तार है पश्चिम में बंगाल के मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक है। और इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो यह 80 से लेकर 150 किलोमीटर तक है। और इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी तट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है उत्कल का तट, जो कि स्वर्ण रेखा के उत्तर में यानी उड़ीसा के आसपास हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है उसके दक्षिण में, उत्कल तट के दक्षिण का जो भाग है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, जो कि गोदावरी महानदी के बीच में है। और तीसरा है कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु का पूर्वी तट है। और यहाँ पे कुछ झीलें भी है पूर्वी तट में, जिनमें है कि कोलेरू झील और दूसरी है चिल्का झील। ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में कम फटा हुआ है, और इसी कारण यहाँ पे पोताश्रय भी कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट की अगर इसकी बात करें तो ये एक सक्रिय पट्टी के रूप में, जो कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 150 मीटर है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबा है 1600 किलोमीटर लंबा है। और इस पश्चिमी तट को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको 4 भागों में बांटेंगे हम। पहला है गुजरात का मैदान, जो कि गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। दूसरा है कोंकण का मैदान, जो कि दमन से गोवा के बीच है। तीसरा है कन्नड़ का मैदान, यह गोवा से मैंगलोर के बीच का भाग है। और चौथा है मालाबार का मैदान, यह मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का भाग है। और पश्चिमी तट में हमें कुछ झीलें भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं, और जिनमें प्रमुख है जैसे कि वेबनाड झील, अस्तामुडी झील। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे द्वीप समूह की। भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं, भारत के द्वीप समूह को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला अरब सागर के द्वीप समूह और दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अगर हम बात करें अरब सागर के द्वीप समूह की, तो अरब सागर के द्वीप समूह में प्रमुख है लक्षद्वीप समूह, जिसमें है अमीनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप समूह। ये द्वीप समूह प्रमुख है। अगर लक्षद्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा और बत्रा द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। मिनिकॉय सबसे बड़ा और बत्रा सबसे छोटा द्वीप समूह है। और कावीरती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगर लक्षद्वीप समूह की बात करें तो इसे प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित माना जाता है, यानी इन द्वीपों की रचना प्रवाल भित्तियों से हुई है। और 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव द्वीपों से अलग करता है, यानी मालदीव द्वीपों को लक्षद्वीप से अलग करने वाले चैनल का नाम 8 डिग्री है। और अगर अरब सागर के द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप के अलावा यहाँ पे कुछ और द्वीप भी मिलते हैं, जिनमें कि जैसे कि काठियावाड़ के समीप पीरम द्वीप, भैसला द्वीप, अलिया बेट और खड़िया बेट द्वीप आदि द्वीप भी अरब सागर में देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें हम बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी के जो प्रमुख द्वीप है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के द्वीप। और ऐसा माना जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण टर्शरी काल में हिमालय के साथ हुआ था, और जबकि कुछ विद्वान इन्हें ज्वालामुखी निर्मित द्वीप में मानते हैं। और अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है सैंडल पीक, जो कि 750 मीटर ऊंची है। और इस द्वीप समूह में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करने वाला चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अलावा और कुछ छोटे छोटे द्वीप भी देखने को मिलते हैं। उनमें है न्यूमूर द्वीप, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, हेयर द्वीप। ये सभी द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की बात की, जिसमें हमने एक तो बात की प्रायद्वीपीय पठार की और दूसरी बात की हमने
भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह की। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।